हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का सेट 2 का टर्म 2 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन को। और आप लोग का सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 11th क्लास का हिस्ट्री का सेट 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ ही संस्कृत और जियोग्राफी का भी कंप्लीट करा दिया है। उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ये इसी के आधार पर आप लोग को क्वेश्चंस बनाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई थी? When was the 95 thesis composed by मार्टिन लूथर? तो ये कब थीसिस होती है, यानी कब रचना हुई थी इसकी? तो 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना 1517 ईस्वी में हुई थी। ये हो जाए आप लोग का पहला का सही उत्तर। अब चलते हैं आगे। तो आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि है इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना कब की थी? तो 1540 ईस्वी में की गई थी। तो किसने किया था? तो इग्नेशियस लोयालो ने इसकी स्थापना किया था। इसके बाद आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा? एक पेड़ था जिसके नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा। वो कौन सा पेड़ था? तो वो था ब्राज़ील वुड। ब्राज़ील वुड नाम था उस पेड़ का, जिसके कारण ब्राज़ील देश का नाम पड़ा। इसके बाद आगे है आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कि इका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? इका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द इका सिविलाइजेशन? तो कुजको या फिर जिसको कि हम लोग कुस्को भी बोलते हैं, यानी इका सभ्यता की राजधानी कुजको या फिर कुस्को थी। इसके बाद आगे है आप लोग का पांचवा क्वेश्चन कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? When did the first इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपन इन ब्रिटेन? तो ये हुआ था 1780 के दशक और 1850 के दशक में। 1780 और 1850 के दशक में हुआ था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम। इसके बाद आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देख सकते हैं लुडिज्म आंदोलन कब हुआ? लुडिज्म आंदोलन कब हुआ? तो लुडिज्म आंदोलन सन 1811 से 17 के बीच हुआ था, यानी 6 साल तक ये आंदोलन चला था। सन 1811 से शुरू होकर 1817 तक। इसके बाद है आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे माओ त्से तुंग थे आधुनिक चीन के संस्थापक। इसके बाद आगे है आप लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी का, जो कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और इसे 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो 8वां नंबर वाला है कि पाप स्वीकारो शक्ति नामक दस्तावेज क्या थी? पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी? व्हाट वाज द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कन्फ्यूजन ऑफ सीन? तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्तियों को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके, उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं। मतलब ये एक प्रकार का दस्तावेज था जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके, इस प्रकार का ये दस्तावेज था। इसके बाद आगे है आप लोग का 9वां क्वेश्चन। देख सकते हैं कि एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। मतलब कि एज़टेक और मेसोपोटामिया में हम लोग को तुलना करना है, इनके बीच एक प्रकार से अंतर बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई, जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। यह हो गया पहला। इसी प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशुपालन नहीं जानते थे। मतलब ये कृषि और पशुपालन दोनों कर लेते थे, लेकिन ये सिर्फ कृषि कर लेते थे, पशुपालन नहीं कर पाते थे। इसके बाद आगे है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्य कालीन सभ्यता में हुआ, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देख सकते हैं कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया?
किन कारणों से, ऐसा क्या कारण था कि अंटार्कटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर के पार जाने का साहस किया, जिसमें से कि पहला कारण था अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। मतलब ये इस्लाम धर्म के मतलब कि अनुयायी थे और ये प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य देशों में गए। दूसरा जो है कि विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे, साथ ही वे विभिन्न देशों के संसार के विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा साहस किया। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर तीसरा कारण भी है कि उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है, और समुद्री यात्राओं के मध्य ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। मतलब वो समुद्री यात्रा करेंगे तभी अनजान देशों से उनका संपर्क हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। इसके बाद आगे है 11 नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या है? व्हाट आर द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ कैनाल एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले है कि नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्ष लाभ निम्नलिखित है। पहला है नहर के लिए, नहरों के सापेक्ष लाभ। तो नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया। इसके बाद आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा है नहर के लिए ही है कि नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। नहरों द्वारा माल का आयात निर्यात करने में इन्हें सस्ता पड़ता था। फिर है कि बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। इसके बाद है रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ। अब रेलवे के सापेक्षिक लाभ क्या है? तो इसके लाभ यहाँ पर निम्नलिखित है कि रेलवे परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में आयात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। अब नहरों में उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इससे उन्हें इन कठिनाइयों से छुटकारा मिल गया। इसके बाद है कि रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है, जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। अब ये सबसे सस्ता और सबसे सरल साधन था, यानी रेलवे परिवहन। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। 12 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेजी पूर्ण व्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं? मेजी पूर्ण व्यवस्था से क्या समझते हैं? तो मेजी पूर्ण व्यवस्था 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था, जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति ने जापान के एडो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। यह हो गया आप लोग का 12 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आगे है 13वां क्वेश्चन, देख सकते हैं कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे? मतलब 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ। अब इसका क्रांति होने का कारण क्या था, आप लोग को यही बताना है, सिंपल सी बात है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, मंजू राजवंश की दुर्बलता, मतलब मंजू राजवंश जो था वो दुर्बल था। इसके बाद दूसरा कारण है पाश्चात्य जगत से संपर्क, चीनी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। साथ ही पाश्चात्य जगत से संपर्क भी इसका कारण था। इसके बाद आगे है तीसरा का कारण, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण कारण है। चीन की क्रांति का एक प्रमुख कारण आर्थिक दुर्दशा भी था। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, किंतु सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। आप लोग जानते हैं कि चीन आबादी में सबसे आगे है, इसी प्रकार उस समय भी इसकी आबादी तेज़ी से बढ़ी थी, इसी कारण ये हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन, पूर्ण जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। पूर्ण जागरण के प्रमुख प्रभाव को उल्लेख करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ पूर्ण जागरण के प्रमुख प्रभाव। पहला है नए नगरों तथा वर्गों का विकास, मतलब नए नगर और नए वर्गों का विकास हुआ। इसके बाद आगे है अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश, अंधविश्वास खत्म हुआ और अज्ञानता भी खत्म हो गया। इसके बाद है नवीन
संस्थानों की खोज, नए स्थानों की खोज हुई। फिर है कि पूर्ण जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। इसके बाद आगे आप लोग का आ गया 15 नंबर क्वेश्चन यानी सेक्शन सी का क्वेश्चन। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और आप लोग मॉडल सेट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल सेट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम देने से पहले सभी मॉडल सेट सॉल्व कर कर ही जाइएगा। तो आप लोग यहाँ पर 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये हो गया आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन। आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आंसर एक साथ बताऊंगा। यहाँ पर 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। इसके बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप लोग का मैं एक साथ आंसर बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया कैसे, ये बताना है। फिर 18 नंबर वाला है, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। इसके बाद 18 नंबर वाला 19 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विकास किस तरह बदलाव आए, ये बताने हैं। तो चलिए अब इसका आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर वाला का जो आंसर है कि धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी यूरोप प्रोटेस्टेड हो गया तथा दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्ववत कैथोलिक बना रहा। इसके बाद है कि धार्मिक क्षेत्र में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के मध्य भयंकर मतभेद व पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया। इन मतभेदों के होते हुए भी प्रोटेस्टेंटों एवं कैथोलिकों में काफ़ी साम्य था। यह हो गया आप लोग का 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 16 नंबर का यहाँ पर आंसर देखिए कि 1380 में कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। इससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी नहीं सकती थी। समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई कर सकते थे। ये हो गया आप लोग का 16 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 17 नंबर का आंसर देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप के देश विशेष का स्पेन तथा पुर्तगाल सोने चांदी की लालची थे। उन्हें दक्षिणी अमेरिका में भारी मात्रा में सोने मिलने की आशा थी, इसलिए यूरोपवासी दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में जा बसे। उन्होंने अपने सैन्य बल तथा बारूद के प्रयोग द्वारा वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। ये मैं कुछ की पॉइंट दे रहा हूँ, आप लोग इससे लंबा आंसर बना सकते हैं, इससे भी अच्छा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद है आप लोग का 18 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि रेलवे के आ जाने से औद्योगिक तथा साम्राज्यवाद देशों को लाभ पहुँचा। अब वे अपने उपनिवेशों के भीतर भागों तक जाकर वहाँ के संसाधनों का शोधन कर सकते थे और अपने उद्योगों का विस्तार कर सकते थे। इसके विपरीत उपनिवेशों के उद्योग धंधे नष्ट हो गए और उन्हें घोर निर्धनता का सामना करना पड़ा। यह हो गया आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आगे है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का यानी 19 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जापान में पहले पैतृक परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। जापान में पहले पैतृक परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। इसमें कई पीढ़ियाँ परिवार की मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, परंतु जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए पृथक परिवार प्रणाली अथवा नए घर व्यवस्था अस्तित्व में आए। इससे पति पत्नी साथ रहकर कमाते थे और घर बसाते थे। बिजली से चलने वाले नए घरेलू उत्पादों तथा नए पारिवारिक मनोरंजन की मांग भी बढ़ने लगी। तो ये हो गया आप लोग का हिस्ट्री का सेट 2 का आंसर। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सोल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।